30 मई 1960 ये वो दिन था जब दुनिया ने सांस रोककर एक चौंका देने वाली खबर सुनी। नाजी डेथ मशीन का मास्टरमाइंड एडोल्फ आइखमैन जिंदा पकड़ा गया। आइखमैन वो आदमी था जिस आदमी ने यहूदियों की लिस्ट बनाई, जिसने उन्हें ट्रेनों में भरकर मौत के कैंप यानी कंसंट्रेशन कैंप तक भेजा, जो हिटलर की क्रूर मशीन का सबसे क्रूर पुर्जा था। वही आइखमैन जो हिटलर की मौत के बाद गायब हो गया और फिर हिटलर के हारने के 15 साल बाद जर्मनी से 12,000 किलोमीटर दूर अर्जेंटीना में मोसाद ने उसे पकड़ लिया। 1961 में ट्रायल हुआ और 1962 में उसे मिली फांसी। उन लाखों यहूदियों के लिए जिन्हें सिर्फ यहूदी होने की वजह से मार दिया गया था, उनके लिए ये एक छोटी सी जीत थी, एक छोटी सी राहत। लेकिन ये कहानी सिर्फ आइखमैन की नहीं है, क्योंकि हिटलर के साथ आइखमैन अकेला नहीं था। उसके पास थे कई और लोग, कई साइंटिस्ट, कई जनरल, कई कमांडर, एक पूरा नेटवर्क जिसने हिटलर की तानाशाही को चलाने में उसकी हेल्प की थी। अब सवाल यह है कि हिटलर की मौत के बाद इन सब का क्या हुआ? कहां गए वो लोग? किसे पकड़ा गया और किसे सजा मिली और किसे सुपर पावर देशों ने इनाम दिया? जी हां, इनाम दिया। ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 1945 में जब बर्लिन खंडहर बन गया था और हिटलर ने बंकर में खुद को गोली मार दी थी, उस समय दुनिया को यह भरोसा हो गया कि हिटलर के नाजी शासन का अंत हो गया है। लेकिन हिटलर के बाद बारी अब उन लोगों की थी जो लोग हिटलर के पाप में उसके भागी थे। लेकिन हिटलर का नाजी शासन जितनी तेजी से टूटा, उतनी ही तेजी से उसके कई ऑफिसर और कई साइंटिस्ट जर्मनी से गायब होने लगे थे। शायद बड़े बड़े नाजी ऑफिसर्स को एंड मोमेंट पे पता हो गया था कि या तो वो पकड़े जाएंगे या फिर वो मारे जाएंगे। इन सभी अपराधियों ने भागने के लिए एक नेटवर्क भी डेवलप कर रखा था। अक्सर इसे आप अगर पढ़ेंगे तो रैट लाइन कैथोलिक चर्च कहा जाता है। जैसे चूहा अपना बिल एक सीधी लाइन में नहीं बनाता, वो टेढ़े मेढ़े बिल बनाता है, वैसे ही ये नेटवर्क भी रास्तों का एक उलझा हुआ जाल था। दावा किया जाता है कि यह रास्ता एसएस अधिकारियों को यूरोप से निकालकर सुरक्षित देशों तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था। इसी नेटवर्क ने जंग के बाद नाजियों को भागने में हेल्प की और साउथ अमेरिका को उनका सबसे बड़ा गढ़ बना दिया। जर्मनी से निकलकर अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और चिली में बसना नाजियों के लिए सबसे सेफ ऑप्शन बना। इन देशों के पॉलिटिकल हालात खराब थे, पासपोर्ट कंट्रोल कमजोर था और ये एंटी यूरोप थे, जिसके चलते नाजी ऑफिसर यहां आसानी से छिप सकते थे। इन सब में अर्जेंटीना नाजियों का सबसे बड़ा शरण स्थल बना। उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति जुआन पेरोन ने खुलकर कहा था कि वो जर्मन तकनीक और एक्सपीरियंस का फायदा लेना चाहते हैं। जर्मनी से भागने वालों को नकली पासपोर्ट, नाव और हवाई मार्ग प्रदान करने के लिए स्पेशल नेटवर्क बनाए गए। यही वजह है कि एडोल्फ आइखमैन अर्जेंटीना में रिकॉर्डो क्लेमेंट नाम से करीब 10 साल तक रहा था। लेकिन फिर इजराइल और दूसरे यूरोपियन देशों ने मिलकर इन नाजी ऑफिसर्स को खोजना शुरू किया, जिससे कि खास नाजी ऑफिसर पकड़ में आए। ये वो लोग थे जो हिटलर के साथ उठते बैठते थे, जिनका लंच और डिनर अक्सर हिटलर के इर्द गिर्द होता था। तस्वीरें हिटलर के साथ इनकी आती रहती थी। सबको लगा कि ये जो हिटलर के साथी साइंटिस्ट थे, नाजी आर्मी थे और उसके ऑफिसर्स थे, उन सबको सजा मिलेगी। शुरुआत में ऐसा हुआ भी, लेकिन हिटलर के साथियों के साथ बहुत ही कॉम्प्लेक्स और अजीब बर्ताव हुआ और इस कॉम्प्लेक्सिटी की जड़ में था कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर का हिटलर के साथियों से क्या रिलेशन था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये जानिए कि वो लोग जो हिटलर के करीबी थे वो कौन कौन थे और उनको क्या क्या सजा मिली। हिटलर का सबसे भयानक साथी था हेनरिक हिमलर। हिटलर ने 1929 में हिमलर को राइक्सफ्यूरर एसएस बनाया था। एसएस का काम था हिटलर और दूसरे नाजियों के लिए बॉडीगार्ड प्रोवाइड करना। 1933 में जब नाजियों ने सत्ता संभाली, तब तक हिमलर ने एसएस की संख्या बढ़ाकर 280 से 52,000 कर दी थी। हिटलर के आने के बाद हिमलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। हिमलर की बनाई यूनिट्स की क्रूरता इस हद तक थी कि उसे आतंक का आर्किटेक्ट जैसी उपाधियां दी गई थी। जब युद्ध खत्म हुआ तो उसने अपनी पहचान को छिपाने की कोशिश की। वो आम सैनिक की तरह कपड़े पहनकर भाग निकला, लेकिन ब्रिटिश सेना ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ शुरू होने ही वाली थी कि उसने अपनी जेब में छिपाई साइनाइड कैप्सूल चबा ली और वो वहीं मर गया। हिमलर की मौत जितनी अचानक थी, उतनी ही रहस्यमयी भी, क्योंकि वो अपने साथ साथ वो सारे सच लेकर चला गया जो लाखों लोगों की मौत के पीछे छिपा हुआ था। ठीक ऐसे ही हिटलर के नाजी प्रोपेगेंडा को चलाने का काम करता था जोसेफ गोएबल्स।
इस आदमी के काम ने पूरे जर्मनी के लोगों को यह बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि हिटलर उनका भगवान है और वो जो भी कर रहा है उसके बिना जर्मनी का उद्धार पॉसिबल नहीं है। जब हिटलर ने अपनी जान ली तो गोएबल्स ने भी उसके अगले दिन अपने पूरे परिवार सहित खुद को खत्म कर दिया। इस तरह गोएबल्स बंकर के भीतर मरने वाला आखिरी नाजी नेता बना। ऐसे ही हरमन गोरिंग, जो जर्मन वायुसेना का प्रमुख था, उसे हिटलर का अगला वारिस भी माना जाता था। हरमन ने भी सरेंडर कर दिया था। ऐसे ही कई और लोग थे, जैसे कि नाजी एडमिनिस्ट्रेशन के बेहद अहम हिस्सा रहे अल्बर्ट स्पीयर, जो हथियारों का डिपार्टमेंट चलाता था। फिर हिटलर का जो डिप्टी था रोडोल्फ हेस। ऐसे ही हरमन गोरिंग, जिसने 1933 में गेस्टापो को बनाया था, जिसमें यहूदियों पर टॉर्चर किया जाता था। और ऐसे ही सोवियत पर जासूसी करने वाला रेनहार्ड गेलन, जिसने अपनी सीक्रेट फाइल्स को पहाड़ों में छिपा दिया था। इन सभी को मिलाकर करीब 30 हिटलर के करीबियों ने सरेंडर किया था। इसके अलावा और भी कई लोग पकड़े गए थे जिन्होंने सरेंडर किया था या जो पकड़ लिए गए थे, अरेस्ट कर लिए गए थे। 20 नवंबर 1945 के दिन इन लोगों के केस की सुनवाई के लिए न्यूरेमबर्ग ट्रायल शुरू किए गए। ये ट्रायल दुनिया के सबसे बड़े पोस्ट वॉर ट्रायल्स में से एक था, जिसमें कई लोगों को फांसी दी गई। नवंबर 1945 से अक्टूबर 1946 के बीच नाजियों के 24 सबसे बड़े ऑफिसर्स पर मुकदमा चलाया गया। इसमें से 12 लोगों को फांसी की सजा मिली। इसमें से 10 को फांसी दी गई, एक ने अपनी जान खुद ले ली और एक लापता हो गया। आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन इस ट्रायल में एक पत्रकार को भी फांसी दी गई, जिसका नाम था जूलियस स्ट्रिचर। यह पत्रकार हिटलर के फेवर में प्रोपेगेंडा चलाने वाला आदमी था, जिसने खूब नफरत भरे अखबार और किताबें छापी थी। इसके अलावा बाकी के 11 लोगों को दूसरी सजाएं दी गई, कुछ को रिहा भी कर दिया गया। अब ये तो हुए वो लोग जो हिटलर के बेहद करीबी थे, वो डॉक्टर जो यहूदियों को यूथेनेशिया का इंजेक्शन दिया करते थे। ऐसे करीब 200 नाजियों को फांसी की सजा सुनाई गई। इस तरह न्यूरेमबर्ग ट्रायल में उन यहूदियों को न्याय दिलाने की कोशिश की गई जो कि नाजियों के सताए हुए थे। अब यहाँ तक आपको सुनकर लग रहा होगा कि दिक्कत कहाँ है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। लेकिन असल में दिक्कत इसी ट्रायल के बाद से शुरू होती है। न्यूरेमबर्ग ट्रायल के दौरान कई ऐसे लोग भी थे जो अमेरिका के काम आ सकते थे। उनको फांसी देने की जगह उनके जिंदा रहने में अमेरिका को ज़्यादा फायदा मिलता। लेकिन सवाल है कि अमेरिका इन लोगों को बचाने की सोच क्यों रहा था? क्या कुछ फायदे के लिए अमेरिका उन लोगों को बचाने वाला था जिनके हाथ लाखों लोगों के खून से रंगे हुए थे? जवाब है हाँ, और इस जवाब की वजह है कोल्ड वॉर। हिटलर के जाने से दूसरा वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन अमेरिका और सोवियत एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। ये दोनों ताकतें जानती थी कि हिटलर के पास बहुत ही उम्दा वैज्ञानिक और अधिकारी थे। नाजी साइंटिस्ट उनके हथियार और उनके सीक्रेट नेटवर्क को अपने कब्जे में लेने की होड़ इन दोनों ताकतों के बीच में शुरू हो गई। जर्मनी के डिक्लाइन से उन्हें गोल्डन चांस मिला अपने देश को सुपर पावर बनाने का। आप शायद यकीन न करें, लेकिन हिटलर के टाइम पर साइंस और टेक के मामले में जर्मनी काफ़ी तरक्की कर चुका था। जर्मन रॉकेट, मिसाइल्स, जेट इंजन और खुफिया तरीके से वो सारे हथियार उसके पास थे जिनकी मदद से कोल्ड वॉर जीती या हारी जा सकती थी। इसीलिए इन लोगों को बचाने और उन्हें अपने काम में लाने के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन पेपर क्लिप। इस ऑपरेशन का मकसद जर्मनी के काबिल लोगों को अमेरिका में शामिल करना था। इसमें साइंटिस्ट के साथ साथ दूसरे लोग भी थे, जैसे कि रेनहार्ड गेलन। रेनहार्ड गेलन कोई वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि हिटलर की सेना में ईस्टर्न फ्रंट इंटेलिजेंस का चीफ था, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया भी था। जंग खत्म होते ही उसने सरेंडर कर दिया था और प्रपोजल दिया कि अगर यूएसए उसे बचा लेगा तो वो यूएसएसआर के बारे में काफ़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन दे देगा। अब देखो, अमेरिका को रूल फॉलो करने से नुकसान होता। वो ना तो इन साइंटिस्ट को अमेरिका ले जा पाता, ना ही उनसे अपने लायक काम करा पाता। इसीलिए अमेरिका ने अपनी फाइल्स में बदलाव करने शुरू किए। कई नाजी साइंटिस्ट की फाइल्स अमेरिका ने खुद बदलवाई, उनके नामों में हल्के बदलाव किए गए। एसएस और वॉर क्राइम वाले पेज हटा दिए गए और रिकॉर्ड में लिख दिया गया कि वो माइनर या फोर्स पार्टिसिपेंट्स थे। कुछ मामलों में तो उनकी पूरी की पूरी पहचान छिपा दी गई। जिन लोगों को जंग में अपराध के लिए फांसी हो सकती थी, वही लोग अचानक अमेरिका के सरकारी वैज्ञानिक और नागरिक बन गए। ये सब इतना सीक्रेट तरीके से हुआ कि इसकी असली जानकारी दशकों बाद लोगों को पता चली। एग्जाम्पल के लिए रेनहार्ड गेलन, जिसने अमेरिका के सामने प्रपोजल रखा था, उसे यूएसए ने पूरी सिक्योरिटी दी, नया रोल दिया और नई नौकरी दी। बाद में यही आदमी वेस्टर्न जर्मनी की खुफिया एजेंसी BND का पहला चीफ बनाया गया। अब ऐसे ही अगर मैं साइंटिस्ट की बात करूं तो नाम आता है वर्नर वॉन ब्राउन का। यह हिटलर के V2 रॉकेट प्रोग्राम का चीफ था। V2 रॉकेट को हिस्ट्री का पहला सक्सेसफुल
लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल माना जाता है। ये वॉन ब्राउन एसएस मेंबर भी था और उस फैक्ट्री से भी जुड़ा हुआ था जहां पर लेबरर्स के साथ इनह्यूमन काम कराए जाते थे। जंग जब खत्म हुई तो रेनहार्ड गेलन की तरह वॉन ब्राउन ने भी अपनी टीम को इकट्ठा किया। इस टीम को लेकर वो अमेरिका के पास गया, सरेंडर कर दिया और ऐसा प्रपोजल दिया जिसे अमेरिका कभी ठुकरा ही नहीं सकता था। उसका प्रपोजल था कि अगर आप मुझे सेफ्टी दोगे तो मैं आपके लिए रॉकेट बनाऊंगा, मैं आपके लिए स्पेस की दौड़ जीतूंगा और सबसे ज़रूरी बात, मैं सोवियत से आपको आगे कर दूंगा। सोवियत को हराने की होड़ में अमेरिकी सेना और CIA ने तुरंत उसे अपनी कस्टडी में लिया और उसका नाम भी रिकॉर्ड से गायब कर दिया। अमेरिका ने वॉन ब्राउन और उसकी टीम को ना सिर्फ बचाया, ना सिर्फ उन्हें सम्मान दिलाया, बल्कि उनके लिए लैब, तमाम रिसोर्सेज और अमेरिकन सिटीजनशिप दी। अमेरिका में ब्राउन की पहचान पूरी तरह से बदल दी गई। उसे यूएस की सेना के लिए बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में लगाया गया, जहां उसने रेडस्टोन और जुपिटर जैसे मिसाइल सिस्टम्स पर काम किया। उसका टैलेंट देखते हुए यूएसए ने उसे और कई मौके दिए। 1958 में नासा का गठन होता है। इसके बाद उसे अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया। कुछ सालों बाद वो नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर का डायरेक्टर बना और अपोलो प्रोग्राम का चीफ आर्किटेक्ट माना गया। सैटर्न 5 रॉकेट जिसने इंसान को चांद तक पहुंचाया, वो वॉन ब्राउन की देन था। इन्हीं वॉन ब्राउन के साथ ऑर्थर रुडोल्फ भी काम कर रहा था। रुडोल्फ हिटलर की उस फैक्ट्री का ऑपरेशंस डायरेक्टर था जहां V2 रॉकेट बनाए जाते थे। इस फैक्ट्री में हजारों मजदूर जबरन बेहद घटिया हालत में काम करते हुए मारे गए थे। इसके लिए रुडोल्फ को जिम्मेदार माना जाता रहा है, लेकिन अमेरिका ने उसे न केवल बचाया बल्कि उसे अपने सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस प्रोग्राम्स में भी शामिल किया। लंबे टाइम तक अमेरिका ने उसकी नाजी पहचान को छिपा कर रखा, लेकिन 1980 के दशक में जब उसके खिलाफ ह्यूमन राइट वायलेशन की जांच शुरू हुई, तब वो अपनी अमेरिकी नागरिकता को छोड़कर जर्मनी लौट गया, जहां उसने बाकी की जिंदगी चुपचाप बिताई। अब इन एग्जाम्पल से ना एक बात पता चलती है, कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने अपनी सारी मोरालिटी को ताक पर रख दिया था। सोवियत को हराना जरूरी हो गया था, इतना ज्यादा कि क्रिमिनल साइंटिस्ट भी उसके लिए एसेट बन गए। इसीलिए ऑपरेशन पेपर क्लिप न सिर्फ वैज्ञानिकों का इंपोर्टेशन था, बल्कि अमेरिकी चालाकी और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी का बहुत ही क्लियर कट एग्जाम्पल था। ऑपरेशन पेपर क्लिप के दौरान 1600 से ज्यादा साइंटिस्ट को अमेरिका लाया गया। इनमें से कई बेहद सीरियस ऑफेंस में शामिल थे, जैसे कि एक नाम और आता है कर्ट डेबस, जो जर्मनी के रॉकेट टेस्टिंग प्रोग्राम का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा था। नासा में काम करते हुए वो नासा के केनेडी स्पेस सेंटर का पहला डायरेक्टर बना। ये वही कर्ट डेविस हैं जिनकी लीडरशिप में अपोलो जैसे मिशंस की लॉन्चिंग हुई। ऐसे ही ह्यूबर्टस स्ट्रगहोल्ड, जिसे फादर ऑफ स्पेस मेडिसिन माना जाता है, वो हिटलर की लुफ्टवाफे मेडिकल रिसर्च का हिस्सा था। उसके डिपार्टमेंट पर आरोप था कि उसने कई कैदियों पर ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जो कि इनह्यूमन थे, किए नहीं जा सकते। ये भी अमेरिका आए और यहाँ रहे। अमेरिकी डॉक्यूमेंट्स के बाद में ये भी सामने आया कि कई साइंटिस्ट को तुरंत जहाज में बिठाकर अमेरिका भेजा गया था ताकि यूएसएसआर उन्हें पकड़ न ले। अब आप सोच रहे होंगे कि जब अमेरिका ये सब कर रहा था अपने फायदे के लिए, तब सोवियत ने क्या किया? जवाब है कि सोवियत ने भी वही किया जो अमेरिका कर रहा था। सोवियत ने जंग खत्म होते ही ऑपरेशन पेपर क्लिप की तरह ऑपरेशन ओसो आव्याखिम चलाया। यह ऑपरेशन 22 अक्टूबर 1946 को चलाया गया था। इसमें सोवियत सैनिकों ने जर्मनी के अपने कब्जे में वाले जो इलाके थे, वहां से हजारों साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स सब उठाए और उनको सोवियत यूनियन भेज दिया। माना जाता है कि यूएसएसआर ने करीब 2000 से ज़्यादा साइंटिस्ट और उनकी फैमिली को मिलाकर करीब 15,000 से 20,000 लोग सोवियत संघ भेजे। सोवियत सरकार ने जर्मन एक्सपर्ट्स से अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कराया, जैसे कि मिसाइल बनाना हुआ, जेट इंजन तैयार करना हुआ, रडार सिस्टम और शुरुआती परमाणु तकनीक पर रिसर्च करना हुआ। वर्नर वॉन ब्राउन की टीम के कई खास लोग, जैसे कि हेलमुट ग्रोट्रप, कर्ट मैग्नस जैसे साइंटिस्ट आगे चलकर सोवियत मिसाइल प्रोग्राम की नींव बन गए। इन्हीं की मदद से सोवियत संघ ने बाद में पहली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाई और दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च कर दिया। अब अगर ध्यान से आपने देखो और आप पूरी स्टोरी को समझो, तो सोवियत और अमेरिका अपना डेवलपमेंट कहीं ना कहीं जर्मनी के कंधे पर रखकर कर रहे थे। यानी कि हिटलर की मौत जरूर हुई थी, लेकिन हिटलर के खास लोगों ने ही कोल्ड वॉर की इंटेंसिटी को भी कहीं ना कहीं बढ़ाने में मदद की थी। तो दोस्तों, ये वो लोग थे जिन्हें अमेरिका ने या सोवियत ने अपने पाले में करके अपनी अपनी साइंटिफिक जर्नी को आगे बढ़ाया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो कभी पकड़े ही नहीं जा सके, जैसे कि जोसेफ मेंगले। मेंगले को ऑशविट्ज का एंजल ऑफ डेथ कहा जाता था। वो जवानों और बच्चों पर मेडिकल टेस्ट करता था। जंग खत्म होते ही वो यूरोप से गायब हो गया और कई देशों में नाम बदलकर घूमता रहा।
पहले हेलमुट ग्रेगोर और बाद में जोस मेंगेले। जब आइखमैन पकड़ा गया तब मेंगेले भागकर पराग्वे और फिर ब्राज़ील चला गया। ब्राज़ील में उसने एक फार्म पर मजदूरी की, कभी कभी दुकानदारी की और आखिर में एक छोटे से कस्बे में बेहद सादगी भरा जीवन बिताया। 1979 में वो समुद्र में तैरते हुए डूब गया और उसकी पहचान 1985 में डेंटल रिकॉर्ड्स के आधार पर की गई। उसका बच जाना इस बात को भी दिखाता है कि जंग में पकड़े गए जो जंग के अपराधी होते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं पकड़े जाते क्योंकि वो छिपे हुए होते हैं, वो इसलिए भी बच जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी खासी प्रोटेक्शन मिली होती है। तो ये कहानी उन नाजियों की थी जिन्हें अमेरिका और सोवियत इस्तेमाल कर रहे थे अपने अपने फ़ायदे के लिए। आप कमेंट करके बता सकते हो कि इन दोनों देशों ने सही किया या नहीं, लेकिन एक बात तो आपने नोटिस की होगी कि अमेरिका और सोवियत ने अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए किसी मोरालिटी को फॉलो नहीं किया। आज अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप सभी देश ये जानते हैं कि टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल फ्यूचर को कंट्रोल करता है। यही वजह है कि ऑपरेशन पेपर क्लिप की गूंज आज भी सुनाई देती है। यह हमें याद दिलाती है कि साइंस की जो तरक्की है और ताकत की जो भूख है वो अक्सर जो नैतिक सीमाएं होती हैं उनको धुंधला कर देती है। कोई भी देश सही और गलत की जगह पहले इस बात पर डिसीजन लेता है कि वो यूजफुल और नेसेसरी है कि नहीं। कोल्ड वॉर के दौरान चलाए गए ये ऑपरेशन और इस दौर की राजनीति फिलहाल तो यही सिखाती है। आपको क्या लगता है कमेंट बताइए। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले आए। धन्यवाद।